हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इससे पहले पॉलिटी के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। तो ये एक पूरी प्लेलिस्ट है, तो अगर आपको ऊपर देखना है पॉलिटी का तो आप ऊपर देख सकते हो। और जो न्यूज़ है वो है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड मीटिंग हुई है इंडिया सेंट्रल एशियन डायलॉग की, जो कि रिसेंटली डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई है। और इसमें पार्टिसिपेशन जो हुआ है वो सेंट्रल एशियन की कंट्रीज़ ने करा है, उनके फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा, जैसे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये कायरिक रिपब्लिक। अगर मैं प्रोनाउंस सही से नहीं कर रहा तो मुझे माफ़ कर देना। अब पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग क्या है। तो ये जो राइट में उसको हम राइट वाले बॉक्स को पहले हम देख रहे हैं। तो इंडिया ने होल्ड करा है डायलॉग 5 सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ये रिपब्लिक। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ है पार्टिसिपेट कर रही है डायलॉग, सिर्फ और सिर्फ तुर्कमेनिस्तान को छोड़ के। ठीक है, जो कि मेंबर्स हैं SCO का, विच इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो पहली मीटिंग हुई थी ये हुई थी आपकी 2019 में उज़्बेकिस्तान में। ये एक जगह है समराखंड। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो दूसरी मीटिंग और पहली मीटिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। ऑल्सो जो अफ़गानिस्तान अटेंड करा था फर्स्ट और सेकंड मीटिंग, जो कि स्पेशल इनवाइटी था। ठीक है, ये जो डायलॉग है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और इंडिया, उनके रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिक, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कमर्शियल डेवलपमेंट, पार्टनरशिप, ह्यूमैनिटेरियन, ये सारे इश्यूज़ पे हम एक्सचेंज कर रहे हैं म्यूचुअली। और यहाँ ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ को हम रेज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये बेसिकली UN और के फ्रेमवर्क पे रहता है, और जितने भी मल्टीलैटरल फॉर्म में होता है वो। तो आप मैप के थ्रू देख सकते हो, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इंडिया यहाँ पे है, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज इंडिया से पास है कितना। ठीक है, अगर वैसे तो अफ़गानिस्तान बॉर्डर करता है, उसके बाद नहीं बॉर्डर करता कोई भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। पर आप जैसे मैप पे देख सकते हो, तजाकिस्तान दिखा रखा है, इसकी कैपिटल भी दे रखी है। और किर्गिज़स्तान का दे रखा है बिस्केक, और कजाकिस्तान का अस्थाना, और उज़्बेकिस्तान का ताशकंद। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद, लेकिन तुर्कमेनिस्तान है नहीं, पर वर्ल्ड मैप के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान का आप देख सकते हो कैस्पियन सी से बॉर्डर हो रहा है, और कजाकिस्तान का कैस्पियन सी से बॉर्डर हो रहा है। ठीक है, तो मैप के थ्रू आप चीज़ों को आराम से रिलेट कर पाते हो। यहाँ पे क्या हुआ है इस मीटिंग में उसको देख लेते हैं। एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करी गई थी दोनों फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। ये एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमें क्लोज कोऑपरेशन करना चाहिए, जो कि होना चाहिए कोविड-19 के अगेंस्ट। ठीक है, हमें जो टेररिज्म फैल रहा है उसको भी कॉम्बैट करना चाहिए बाय डिस्ट्रॉइंग टेररिस्ट सेफ हेवन। सेफ हेवन मतलब जहाँ टेररिस्ट बहुत सेफली रहते हैं, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है या जो भी उनके फंडिंग है। ठीक है, और ये अपना जो सपोर्ट है इसको एक्सटेंड करता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपको पता ही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेररिज्म होता है, इसलिए। अब इंडिया का इंटरेस्ट क्या है सेंट्रल एशिया? तो इंटरनेशनल रिलेशन की बात ये होती है कि सेल्फ इंटरेस्ट पे रहता है, जो भी पॉलिसी रहती है, तो उस इंडिया का तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रहेगा, सेंट्रल एशिया का भी इंटरेस्ट रहेगा। पहले इंडिया का इंटरेस्ट देख लेते हैं। मिनरल रिसोर्स, हम सबको पता है सेंट्रल एशिया में अबंडेंट मिनरल रिसोर्सेज हैं, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो इसी वजह से अगर हम उनके साथ रिलेशन अच्छे करेंगे तो हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। इसमें एग्जांपल दे रखा है, कज़ाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स हैं इन द वर्ल्ड। अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे इंडिया का रोल तो हम अफ़गानिस्तान के पीस नेगोशिएशन में डील कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया ने जैसे आपको पता है एडवोकेट करा है, हर टाइम बोला है कि हमें जो रेजोल्यूशन है अफ़गानिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको लेना चाहिए। ठीक है, और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट को हमने बहुत सपोर्ट करा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो इशू है। थर्ड, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया जो है मिडिल में लाई करता है,
और ये एक यूरेशियन कॉन्टिनेंट का में बीच में लाई करता है, जो कि हेल्प कर सकता है इंडिया को कनेक्ट करने का यूरोप पे। क्योंकि आप जैसे मैप देखो तो कजाकिस्तान के बाद आपका रशिया के बाद सीधा यूरोप ही जुड़ता है। ठीक है। वैसे ही छोटा मैप है, बड़े मैप पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक रीज़न है जो इंडिया इसलिए बहुत ज़्यादा डेवलप भी कर रहा है, क्योंकि हमारा हमारे लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इम्पोर्टेंट है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। सेंट्रल एशिया से हमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं मिल पाता, इसलिए हम बड़े सारी तरीके से देख रहे हैं ताकि सेंट्रल एशिया में हम अपनी पकड़ बना पाए। ठीक है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सेंट्रल एशिया एक ह्यूज कंज्यूमर मार्केट है, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज का, जो कि इंडिया प्रोवाइड कर। इंश्योरिंग रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी बहुत सारे इस रीजन में रहती है सेंट्रल एशिया में। तो इंडिया एक हेल्प कर सकता है कि यहाँ पे जो दिक्कतें चल रही है उसको इशू कर सकता है, उसको सॉल्व कर सकता है, सॉरी, ताकि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी ना हो। तो इंडिया के जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे तापी प्रोजेक्ट है पाइपलाइन का, वो बड़े इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है। इंडिया के लिए और कुछ क्रिटिकल इश्यूज है जो फेस कर रहे हैं बहुत सारे रीजन। ठीक है, जैसे टेररिज्म और रेडिकलाइजेशन। और सेकेंड है थ्रेट ऑफ प्रोलिफिकेशन ऑफ WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वनरेबल रहते हैं। इलीगल ड्रग ट्रेड भी बहुत है यहाँ पे, तो वो भी एक चीज़ है जो कि गोल्डन क्रीसेंट में होता है। गोल्डन क्रीसेंट जो है वो ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बोला जाता है, रेफर किया जाता है, क्योंकि ओपीएम की सप्लाई बहुत ज़्यादा यहाँ से होती है। ठीक है। क्रीसेंट एक तरह से आप लो चांद को बिल्कुल आधा जब कर देते हो, जो गोल सा होता है बिल्कुल सर्कल जैसा, वैसा होता है, जो जैसे पाकिस्तान का जो लोगो है फ्लैग का। यहाँ पे क्या चैलेंजेस है? चैलेंजेस बहुत सारे हैं। पहला है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। चाइना वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव जो है इसका, वो देख इंडिया के ऑब्जेक्टिव को थ्रेटन कर सकता है। ठीक है। और हमने देखा है कि जैसे ईरान के साथ कैसा चाइना ने अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया, और इंडिया को चाबार पोर्ट जो है उसमें बड़ी दिक्कत आ गई। तो यहाँ पे भी वो इंडिया नहीं चाहता कि चाइना अपना डोमिनेशन बढ़ाए। ठीक है। लैक ऑफ एसेसिबिलिटी, यहाँ पे इंडिया के पास कोई फिजिकल बॉर्डर्स तो शेयर नहीं करते हम, जैसे मैंने मैप पे दिखाया। तो अगर यहाँ पे कुछ भी रहेगा तो इंडिया को अपना फिजिकली बनाना पड़ेगा थ्रू ट्रेड। ठीक है। अगर यहाँ पे अनस्टेबल सिचुएशन रहती है, जैसे अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपको पता ही है अफ़गानिस्तान में बहुत इश्यूज चल रहे थे, क्या कहते हैं आपके US ईरान रिलेशन के टेंशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा रीजनल कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, दिक्कत आ गए थे। चाबार फोर्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इंडिया के जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम चाह रहे थे ईरान के थ्रू हम चले जाए, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाए, चाबार पोर्ट को लिंक करने का। वो हो रहा है, पर बीच में अभी रोक आ गई थी, तो वो एक बड़ा कंट्रोवर्सी आ गई थी, जो जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट है सबको पता ही होगा वो। तो वो एक दिक्कत रहती है, एक चैलेंज है हमारे लिए। ठीक है। डोमेस्टिक चैलेंजेस फेस बाय द रीजन यही है कि रीजनल एक्सट्रीमिज्म है, अथॉरिटेरिज्म है। डेमोक्रेटिक कंट्री तो है नहीं सारे, तो इसकी वजह से टेंशन बढ़ती रहती है। तो वो एक डोमेस्टिक इश्यूज है जो ये फेस करते हैं। अब देख लेते हैं एफर्ट्स इंडिया के थ्रू क्या हुए हैं, ताकि वो इंगेज करें इनके साथ। सेंट्रल एशिया के साथ हमने कितना इंगेजमेंट बनाया है, उसके बाद वे फॉरवर्ड में देखेंगे हम क्या हमारा आगे रोल होना चाहिए। तो हमने 1 बिलियन लाइन ऑफ कंट्रोल दे रखा है इंडिया ने, जो कि प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में दे रखा है, जैसे एनर्जी हो गया, IT, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सब में हो गया। फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट गुड्स और सर्विसेज का, जो कि इंडिया और सेंट्रल एशिया के थ्रू हो वाया ईरान। ईरान एक्सीड करता है सेंट्रल कस्टम्स कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट जो गुड्स का होता है, और ये TIR कार्नेट्स में होता है 2017 में। ये ने ज्वाइन करा था अशगाबाद एग्रीमेंट, जो कि इंक्लूड करता है ईरान को, ओमान को, तुर्कमेनिस्तान को और उज़्बेकिस्तान को।
यहाँ पे हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। अंदर दिस प्रोजेक्ट क्या होता है कि इंडिया को ये प्रोवाइड करते हैं एक असिस्टेंस जो कि इनको इम्प्रूव करते हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है। इंडिया का जो सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल है ICABC, वो ये लॉन्च करते हैं फरवरी 2020 में, और कंप्राइज करता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। और ये चेंबर्स ऑफ कॉमर्स जो है ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज से होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ पे अदर मेजर्स क्या है कि हमने होस्ट करा है सेंट्रल एशिया मीडिया मीडिया डेलीगेशन 2019 में, अप्रैल के महीने में। ट्रेनिंग करा है हमने सेंट्रल एशिया डिप्लोमेट्स को। तो ये कहाँ हुआ था, ये होता सुषमा स्वराज फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट 2019 में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एनुअल इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल भी हमने करा था विद फोकस ऑफ सेंट्रल एशिया। ये ऑर्गेनाइज किसने करा था, ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन में हुआ था। सारे 2019 का ही है। ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में क्या करा था, लाइन ऑफ कंट्रोल दिया था, सॉरी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था 200 मिलियन का मिलिट्री इक्विपमेंट जो किर्गिस्तान को दिया था, जो कि था मॉडर्नाइज करने के लिए डिफेंस सिस्टम को। यहाँ पे 2019 में इंडिया ने साइन करा एक यूरेनियम सप्लाई अग्रीमेंट उज़्बेकिस्तान के साथ। तो आप देख सकते हो इतने सारे एग्रीमेंट हमने करे हैं। तो ये बड़ी बात है। इसलिए इंडिया बहुत चाहता है कि हमारे रिलेशन आज सबके साथ अच्छे हो, स्पेशली इस दौर पे जहाँ पे चाइना बहुत डोमिनेट कर रहा है। वे फॉरवर्ड क्या है, इंडिया को एक लीवरेज मिलना चाहिए। एक हिस्टोरिकल हमारा वैसे कनेक्शन है, कल्चर और सिविलाइजेशन बॉन्ड है, जो कि पहले भी था और अब भी इंडिया चाह रहा है। आई कैप जो हमने देख लिया है, ICABC, जो आप देख सकते हो कि हमें पता है कि फरवरी में लॉन्च होता है 2020 में। राइट में है बिल्कुल, ICABC। तो ये फैसिलिट करेगा, हमें प्रमोट करेगा बिजनेस लिंकेज, फैसिलिटी करेगा कि क्या टैक्सेशन की क्या अंडरस्टैंडिंग है, बिजनेस रेगुलेशन इंडिया और सेंट्रल एशिया में कैसे चल रहे हैं, इंसेंटिवाइज करेगा ट्रेड को और बिजनेस और MSME को। थर्ड पॉइंट है ये है कि जो चाइना सेंट्रल एशिया डायलॉग है, इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गया है कि वो इंगेज कर सकता है इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है। ये कैसे कर सकता है, थ्रू इम्प्लीमेंट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी में ज़्यादा डेवलप करेगा, और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देगा। इंडिया को चाबहार पोर्ट पे भी अपना इस्टेब्लिश करना चाहिए ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि हमें पता है चाइना कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है ईरान में। तो हमें अपना जो रिलेशन है वो नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है। कंक्लूजन में ये है कि इंडिया और सेंट्रल एशिया जो है कुछ कॉमन चैलेंज से गुजर रहे हैं, जैसे टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग और बड़े सारे इश्यूज। ठीक है। तो यहाँ पे एक नेचुरल बन जाता है कि जो हम एक नेचुरल पार्टनर बन सकते हैं इसमें, जो कि ग्रेटर कोऑपरेशन चाह रहे हैं रीजनल और ग्लोबल अरीना में। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है वो है इंडिया एंड द क्वाड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रिसेंटली क्या हुआ है कि फॉरेन मिनिस्टर जो क्वाड ग्रुपिंग के थे वो टोक्यो में मिले थे। क्वाड के बारे में हम जान लेते हैं। क्वाड 2007 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट डेट आपको याद करनी पड़ेगी, 2007 में आया था। यहाँ पे 4 कंट्रीज थी, US, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सारे आए थे। बट क्या हुआ कि इनिशियली कुछ रीजंस की वजह से ये इतना चला नहीं। बट 2017 में ये बाद में रिवाइव हुआ। तो मतलब 10 साल बाद, ऑलमोस्ट डेकेड, ये रिवाइज हुआ। पर इसका मेजर रीज़न यही है कि चाइना की वजह से इसको रिवाइवल मिला ज़्यादातर, जो मुझे लगता है। ठीक है। क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा प्रेजेंस दिखा रहा है अपने इंडो पैसिफिक रीजन में। तो इसलिए हमें चाइना का हेजेमनी रोकने के लिए, डोमिनेशन रोकने के लिए, हमें इंडिया और ये क्वाड कंट्रीज़ को ज़्यादा रिवाइवल मिला। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक प्लेटफॉर्म बन गया जो डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन पे बन गया, और जितनी भी कंट्रीज थी कोऑर्डिनेट करने लगी, पार्टिसिपेट करने लगी, और रेगुलरली मीटिंग होने लगी। ठीक है। और क्योंकि कुछ म्यूचुअल टॉपिक्स थे वो डिस्कस करते थे, चाइना का क्या है और इंडो पैसिफिक का कैसे इंक्लूजन है, और जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव है क्वाड का, वो बेसिकली होता है कि आप एडवांस कर रहे हो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो हर कंट्रीज़ का होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, और वाइटल इंटरेस्ट जो उनका रहता है। सिग्निफिकेंस क्या है क्वाड इंडिया के लिए, चाइना सबसे पहला यही है, मेन इशू यही है चाइना को काउंटर करने के लिए।
एक क्वाड एक प्लेटफॉर्म दे रहा है इंडिया को कि वो कोऑपरेट कर सकता है, जो कि उसकी तरह लाइक माइंडेड कंट्रीज है। लाइक माइंडेड मतलब कि उनकी तरह डेमोक्रेसी फॉलो कर रही है। ठीक है। किस इशू में? जैसे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। ये डेमोन्स्ट्रेट भी करता है कि हम एक यूनाइटेड फ्रंट में, और हम चेक कर रहे हैं जो चाइना की एक्टिविटीज़ है, जो वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, मतलब इलीगली डोमिनेट कर रहा है, अपना 9 डैश लाइन ला रहा है, या अपने हिसाब से चल रहा है, ना कि जो यूएन ने अपने एक अनक्लॉज है उसको भी वायलेट कर रहा है एक तरह से, कि सारी टेरिटरी अपने नाम पे कर रहा है एक तरह से, डरा वरा के, और अपने आर्मी को भेज रहा है बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ को, जैसे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं उन पे। तो ये इसी इशू को देख के, और हमें ये भी पता है कि इंडिया चाइना का रिलेशन इस टाइम पे बहुत ख़राब थे, और अभी सॉर्ट ही नहीं हो रहे अभी, और मेरे हिसाब से और इशू और बढ़ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्रेमिंग पोस्ट कोविड-19 इंटरनेशनल ऑर्डर। यहाँ पे अब ये हो गया पैंडेमिक के वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ग्लोबल सप्लाई चेन में, क्योंकि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब था, इसकी वजह से चीज़ें बहुत दिक्कत हो गई थी। ठीक है। तो इंडिया का ये हेल्प दे सकता है कि वो रिकवर करे पैंडेमिक से थ्रू कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस, और ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से सिक्योर हो सकता है। ठीक है। कन्वर्जेंस ऑन अदर इशू, इंडिया का कुछ कन्वर्जिंग इश्यूज है, मतलब कुछ सिमिलर इश्यूज है, जैसे डेवलपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, साइबर क्राइम हो गया, या काउंटर टेररिज्म, ये सारे कॉमन इश्यूज हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट करता है इंडिया का डिफेंस कैपेबिलिटी, जो कि कोऑपरेशन होता है इनकी फील्ड में, जो डिफेंस की फील्ड में कोऑपरेट करने के लिए होता है, ताकि आप दोनों जो कंट्रीज़ है वो एक दूसरे से सारी स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करे, और ये इंश्योर करेगा नेवल कैपेसिटी और बड़ी सारी टेक्नोलॉजी जो डिफेंस में लगती है। और ये इंडिया का इंडो पैसिफिक विजन को भी फुलफिल कर रहा है, जहाँ पे सारी क्वाड कंट्रीज एक टाइम पे कमिटेड रहेगी, फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है। अब चैलेंजेस से पढ़ने से पहले हमें इंडिया रिलेशन विद द क्वाड मेंबर्स एक बार देख लेते हैं, ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। 2.2 का मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था क्वाड मेंबर्स के साथ। इंडिया ने साइन करा है बहुत सारे फाउंडेशनल अग्रीमेंट, जैसे बेका, लेमाओ एंड कोमाकासा। ठीक है। ये तीनों एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेका हो गया बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमाओ, और कोमाकासा है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जो यूएसए के साथ हुई थी हमारी डिफेंस कोऑपरेशन। अगर हम बात करें जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमने बेसिक इन फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक एक्सचेंज करा था। और इंडिया एक रूटीनली कंडक्ट कर रहा है बायलैटरल और मल्टीलैटरल एक्सरसाइज क्वाड कंट्रीज के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जिमैक्स करा है जापान के साथ, ऑस इंडेक्स करा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, मलाबार एक्सरसाइज करी है यूएसए के साथ और जापान के साथ। तो हमने क्वाड कंट्रीज के साथ ये सारी एक्सरसाइज करी है। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस हम देखते हैं कि क्वाड में एक कोहेरेंट पर्पस नहीं है, कोई स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि हमारा इवेंचुअली एजेंडा क्या है। बस ये एजेंडा जो अभी लग रहा है वो है कि हमें चाइना का डोमिनेशन बंद करना है, जो मुझे लगता है। ठीक है। बट ये एक इशू बन सकता है कि हमें एक प्रॉपर एजेंडा होना चाहिए। और चाइना का इन्फ्लुएंस वही है कि चाइना का एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज है क्वाड मेंबर्स के साथ, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो वो एक इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इंडिया के लिए। फॉर एग्जांपल जब ऑस्ट्रेलिया ने एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंक्वायरी रेज करी थी कि कोविड-19 कैसे आया, तो चाइना ने क्या करा कि ऑस्ट्रेलिया के बीफ इंपोर्ट्स पे बैन कर दिया था, और इम्पोज कर दिया था कुछ फ्रेश टैरिफ जो बार्ली पे था। तो ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट कर रहा है चाइना, इकोनॉमिक प्रेशर लगा रहा है ऑस्ट्रेलिया पे। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ एंड बर्डन शेयरिंग, इसमें चार जो मेंबर्स है क्वाड के, उनका सेम लेवल नहीं है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का। तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है इसी ग्रुप में, जो कि बर्डन क्रिएट करता है जिनके पास कम रिसोर्सेज है, कम पावर है। पॉसिबिलिटी ऑफ एंटेगनाइजिंग चाइना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो चाइना परसीव करता है क्वाड को, वो है एंटी चाइना कोalition। तो इंडिया को यहाँ पे रिस्क है कि अगर हम वालों ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो ये डिटोरेट कर सकता है चाइना का रिलेशन इंडिया के साथ। तो
ये दिक्कत है क्योंकि चाइना और इंडिया का जो बाउंड्री है वो बहुत ही पास, मतलब बहुत ही हम क्लोज ही हैं। ठीक है, तो वही बात होगी, एक बंदा आपको आपके नेबर में है और एक ग्रुप है जो आप बहुत दूर है। ठीक है, तो जो पास वाला है वो ज़्यादा हर्ट कर सकता है, दूर वाला बचाने आएगा तो उसको बहुत टाइम लग सकता है। तो ये भी एक चीज़ है। डिफरेंट डिफरेंसेस इन प्रायोरिटीज़ यहाँ पे ये है कि विद इन इंडो पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया जापान की प्रायोरिटी लाई करती है पैसिफिक में, और इंडिया की प्राइमरी फोकस करती है इंडो ओशन में, इंडियन ओशन में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी भी अलग है। कंक्लूजन में यही है कि क्वाड मेंबर्स को कोलैबोरेट करना चाहिए, एक पॉजिटिव एजेंडा बिल्ड करना चाहिए और एक कलेक्टिव एक्शन लेना चाहिए जो कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में हो, डिज़ास्टर रिलीफ में हो और बड़ी सारी एंटी पायरेसी ऑपरेशन में होना चाहिए। और चाइना का जो इशू है उसको भी हमें देखना चाहिए क्योंकि मेन तो वही है। ऑल्सो कोऑपरेट करना चाहिए हमें रीजनल पार्टनर्स के साथ, जैसे एशियान हो गया, ईस्ट अफ्रीकन लिटोरल नेशन हो गया, फ्रांस, यूके, बड़ी सारी कंट्रीज जो है, बीमस्टेक हो गया, आईओसी हो गया, इंडियन ओशन कमीशन हो गया, इंडियन ओशन रिजीम हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारे स्क्रीन पे ये है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नोबल पीस प्राइज़ मिला है 2020 का, जो अवार्ड किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ये किस लिए दिया है? ये इसलिए दिया है क्योंकि इनने हंगर को कॉम्बैट करा था और बेटर कंडीशन लाए थे जो कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया में थे। ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है हंगर को और वेपन ऑफ वॉर को और कॉन्फ्लिक्ट को। ठीक है, अब पहले हम जान लेते हैं कि नोबल पीस प्राइज़ क्या होता है, फिर हम देखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है और क्या इनके अचीवमेंट थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा जूम कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो नोबल पीस प्राइज मार्च 1901 में आया था। ये बेसिकली अवार्ड होता है एनुअली, इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और ये बेसिकली उनको दिया जाता है जिनने बेस्ट वर्क करा है फॉर फ्रेटर्निटी बिटवीन नेशंस। ठीक है, और यहाँ पे बड़े सारी चीज़ें को मिलता है, आपने सुना होगा। और ये अबॉलिश करता है, रिड्यूस करता है जो स्टैंडिंग आर्मीज़ है और जो प्रमोशन कर रहे हैं पीस का या कुछ मतलब इनोवेटिव कर रहे हैं, तो वो इनको ये मिलता है। अब यहाँ पे जो रेसिपेंट होते हैं वो सिलेक्ट किसके थ्रू होते हैं, ये नॉर्वेगन एक नोबल कमेटी बनती है। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो माफ़ कर देना। यहाँ पे 5 मेंबर कमेटी होती है जो अपॉइंट होती है पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे, तभी नॉर्वेगियन जो नोबल कमेटी है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं। ये 1961 में आया था। इसका बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और यूएन की प्राइमरी एजेंसी है। ठीक है, जो कि लोग मतलब उनका काम यही है कि हम इरेडिकेट कर दे हंगर को वर्ल्ड से, जो कि एसडीजी गोल, स्पेसिफिकली गोल 2 में आता है 2013। एसडीजी के बहुत सारे गोल्स हैं, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, करंटली जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है वो यही है जो कॉम्बैट करती है हंगर को, डिलीवर करती है फूड बड़ी सारी जगह पे, और कम्युनिटीज़ को बोलती है कि आपको न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना चाहिए, जो इनका टाई अप है। इसका हेडक्वार्टर्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, रोम में है इनका हेडक्वार्टर्स जो कि इटली में है। ठीक है, हर साल ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 15 बिलियन राशंस, और ये पूरा एस्टिमेटेड एवरेज कॉस्ट जो बनता है वो है 0.61 राशन। ठीक है, जो इनका एवरेज है। और 2/3 जो इनका वर्क है वो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में आता है, जहाँ पे जो पीपल है बहुत अंडर रिच्ड है और बहुत ज़्यादा उनकी खाने की दिक्कत है। 2019 में कम से कम 100 मिलियन पीपल को, जो 88 कंट्रीज़ में, उनने इन लोगों ने हेल्प करी थी खाने में। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मल्टीलैटरल कोऑपरेशन में, जो कॉम्बैट करते हैं हंगर को, जो वेपन होता है वॉर का और जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि अगर खाने पीने का ही कम दिक्कत होगी तो लोग लड़ बढ़ के खाना स्टार्ट कर देंगे। एफपी जो है पब्लिश करता है हंगर मैप, जो डिपिक्ट करता है रेलेवेंस ऑफ अंडर
जो पॉपुलेशन में रहता है, जो हर कंट्रीज़ का रहता है, और मॉनिटर करता है जो स्टेटस चल रहा है ग्लोबल हंगर का, और इन्हांस करता है इनकी एफिशिएंसी। ठीक है। अब क्या लिंक होता है हंगर और कॉन्फ्लिक्ट का, ये भी हम समझ लेते हैं, हमने जैसे देख लिया है। नोबल अवार्ड जो जाता है ये रिकग्नाइज करता है की कनेक्शन जो होता है हंगर और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का। ठीक है। यूएनएससी ने एम्फेसाइज करा था 2018 के रेजोल्यूशन में कि ह्यूमन काइंड ने कभी भी एलिमिनेट नहीं कर पाए हंगर। तो अगर हंगर ही एलिमिनेट नहीं हो पाएगी तो पीस कैसे बनेगी। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जब आता है जब फूड इनसिक्योरिटी रहती है, जब फूड बढ़ता नहीं है। ठीक है। ये डिस्टर्ब करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल स्टेबिलिटी को, जहाँ पे खाना मुश्किल हो जाता है लोगों को मिलना। ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पार्टीज डेलिबरेटली एक स्ट्रैटेजी बनाती है कि भाई हम लोगों को स्टार पाएंगे ताकि आप उनको या तो महंगे में बेच दे, या तो फिर अपने लिए करते हैं ज़्यादातर, अपने लिए खा लिया। ठीक है। फूड इनसिक्योरिटी क्या होती है, फूड इनसिक्योरिटी हमने हमें पता ही है वैसे तो, पर ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देती है। ठीक है। यहाँ पे लोगों को अपने घर से निकलवाती है और लड़वाती है, तो ये एक दिक्कत है। कॉन्फ्लिक्ट ड्रिवन हंगर जो है बहुत वाइड स्प्रेड है अफ़गानिस्तान में, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में, डीआरसी में। ये बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ है, साउथ सुडान और यमन। ठीक है। यमन तो मिडिल ईस्ट का जैसे हो गया, बट यहाँ पे अब देख लेते हैं क्या है लास्ट जो न्यूज़, लास्ट यही इसका कंक्लूजन में ये है कि WFP और इंडिया का क्या है। तो यहाँ पे WFP भी इंडिया में वर्क कर रहा है सिंस 1963। अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन रिफॉर्म्स, ये क्या हेल्प कर रहा है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे हेल्प कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा ये कुछ इनिशिएटिव भी ला रहा है, जैसे ऑटोमेटिक ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन, अनुप्रति होते हैं इसे बोलते हैं, और मोबाइल स्टोरेज यूनिट्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट करता है TPDS को। ठीक है। और बड़े सारे पायलट होते हैं जो पायलट प्रोजेक्ट हैं जो राइस फोर्टिफिकेशन पे, जो कि यूज़ होते हैं मिड डे मील स्कीम में वाराणसी में। अब क्या हुआ है कि ड्यूरिंग दिस जो कोविड-19 के पैंडेमिक में यहाँ पे MOU एक साइन हुआ था यूपी गवर्नमेंट के साथ, जो कि प्रोवाइड करता है एक असिस्टेंस फॉर न्यूट्रिशन प्रोडक्शन यूनिट। तो उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन निकला था इनके साथ। तो ये इम्पोर्टेंट है तभी, और तभी ये बहुत न्यूज़ में ही है। पर मेन इसका न्यूज़ ये भी है कि इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। ठीक है।